बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कुछ ओम मीटर से उनकी डिफरेंट टाइप्स थी, लाइक शंट, सीरीज़ एंड लीनियर ओम मीटर्स। फिर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरमेंट के बारे में देखा कि कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशंस आई कि पुरानी टेक्नोलॉजीज़ में हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे जिससे एक डिफ्लेक्शन मेथड से हम करंट को एवेलुएट करते हुए एक नॉब की डिफ्लेक्शन से हम मेजरमेंट्स ले रहे होते थे। तो वो हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे और उनको हमने बड़ा डिटेल में देखा था। लेट्स टॉक टुडे अबाउट सम एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स। तो बाय द नेम इट सजेस्ट के एक वोल्ट मीटर है जिससे हम किसी भी चीज़ के वोल्टेजेस को मेजर कर रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोल्ट मीटर होते हैं, दे आर बेसिकली डिज़ाइंड टू मेजर वोल्टेज विद हाई इनपुट रेजिस्टेंस। बेसिकली इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी किसी किस्म का करंट बैक ड्रॉ नहीं होगा। अगर करंट ड्रॉ हुआ तो वो फिर ऑफ कोर्स जैसे हमने पीछे स्टडी में देखा कि उसमें से लोडिंग इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे इश्यूज़ को फिर हम अवॉइड करते हैं और अवॉइड करने के लिए हम उसमें कुछ अटेन्यूएटर्स लगाते हैं, कुछ वोल्टेज फॉलोअर्स या एम्पलीफायर्स लगाते हैं। फिर उसमें से जब मीटर से रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए हम PMMC यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल्स लगाते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एक करंट की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ नीडल में और जिसकी वजह से उसने डिफ्लेक्शन शो की, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि वो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, वगैरह वगैरह। तो हमने इनपुट अटेन्यूएटर्स के बारे में भी पढ़ा था कि एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हम या फिर हाई वोल्टेजेस को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ अटेन्यूएटर यानी कि रजिस्टर्स डिवाइडेड नेटवर्क लगाते हैं, जिससे हम जब जो भी कोई चीज़ मेजर कर रहे हों तो उसको एक रेंज में ला सके ताकि वो एक रीडेबल फॉर्म में आगे प्रोसेस कर दे, और वो फिर जो रीडेबल फॉर्म में जो भी चीज़ आए वो डिफरेंट ट्रांजिस्टर के इनपुट पर जाकर विदाउट एनी लॉस ऑफ करंट आगे मीटर पर डिफ्लेक्शन शो करवा के हमें रीडिंग प्रोवाइड करे। इसकी एक एग्जांपल एक दोबारा देख लेते हैं कि अगर एक मीटर इंटरनली 1 वोल्ट हैंडल कर रहा है बट आपने 100 वोल्ट को मेजर करना है, ठीक है। तो आपने आप क्या कर सकते हैं कि उसमें से डिफरेंट अटेन्यूएटर्स लगा सकते हैं। उसमें से जो बड़ी वोल्टेजेस को अगर आपने मेजर करना हो तो आगे उसके डिफरेंट रेजिस्टर्स लगा सकते हैं ताकि वो वोल्टेज डिवाइड होके सेफली आगे आपके ट्रांजिस्टर्स सर्किटरी पर मूव हो रही हो। तो ये बेसिकली अटेन्यूएटर्स का काम था। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स में ना बेसिकली ये होता है कि हम इसमें कुछ रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करते हैं जब हम AC की बात कर रहे हों। AC सर्किट आपको आइडिया होगा कि बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल है। तो इसके लिए ना हम AC के जो इनपुट्स हैं उसको हम किसी तरह से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम कन्वर्जन की बात करें तो इसको हम AC से DC में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब जब हम कन्वर्जन की बात करें ना तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रेक्टिफायर सर्किट की ज़रूरत होती है, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्ट मीटर है। द आउटपुट फ्रॉम द वोल्टेज फॉलोअर इज़ एग्जैक्टली एट द सेम एज द इनपुट। जैसे कि पिछले लेक्चर में डिटेल में हमने देखा था कि जो वोल्टेज फॉलोअर का आउटपुट आ रहा होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि जो भी उसका आउटपुट वो उसके इनपुट पर फेड हो रहा होता है ताकि इसमें कोई भी लॉस ना आए। सो द वोल्टेज फेड टू द मीटर सर्किट सिंपली अ हाफ वेव रेक्टिफाइड वर्जन ऑफ द इनपुट वोल्टेज EB फ्रॉम द अटेन्यूएटर। अब यहाँ पर ना एक नई चीज़ आ जाती है कि जब हम AC वोल्टेजेस को डील कर रहे होते हैं तो वो AC को हम उसकी रीडिंग हम AC में ही नहीं ले रहे होते, बल्कि हमें उसी वोल्टेजेस को एक तरह से ट्रांसलेट करना होता है। तो जब हम ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन मीन्स कि कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्जन की जब हम बात करते हैं तो उसमें AC को हम DC में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक डायोड चाहिए होता है। तो डायोड का बेसिकली काम ये है कि वो एक AC के जो भी साइकिल्स आ रहे हों उसको DC में कन्वर्ट कर रहा होता है। इनकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो भी काफ़ी हाई होती है, जो कि आगे आपको सर्किट में भी मैं आपको दिखा दूंगा। और दूसरा ये कि यहाँ पर हम कुछ कपलिंग कैपेसिटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। अब कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ करने का मकसद यहाँ पर ये है कि जब भी हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं AC के साथ,
तो कैपेसिटर का काम ये होता है कि कैपेसिटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे। तो यहाँ पर जब एसी कोई सिग्नल आ रहा हो तो वो यहाँ से इसको पास कर देता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ डीसी कंपोनेंट भी होता है ना, तो उस डीसी को ये जो कैपेसिटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो आगे पास नहीं होने देता। अगर वहाँ पे कोई डीसी कंपोनेंट आया तो उसमें तो फिर फ्लक्चुएशन आ जाएगी और यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंट ड्रॉप्स आ जाएंगे, यानी कि रीडिंग आपके पास बहुत फुल ऑफ एरर्स होगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम कैपेसिटर्स लगाते हैं, जिसको हम कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। देन अगर कोई आपके पास बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेजेस हो तो उसको डिवाइड करना पड़ता है, उसको अटेनुएट करना पड़ता है, ताकि उसको हम इजीली ट्रांसलेट कर सकें और उसके वोल्टेज फॉलोअर के इनपुट पर ला सकें। देन आपने वोल्टेज फॉलोअर के बारे में देखा कि एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर इसकी जो अटेनुएटेड वोल्टेज आ रही होती है वो कन्वर्ट होके अगेन आपके इन्वर्टिंग इनपुट पर आ रही होती है, ताकि यहाँ पर कोई किसी किस्म का लॉस ना आए। ये एक रेक्टिफायर सर्किट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एसी सिग्नल आ रहा है तो एसी सिग्नल को हमने कन्वर्ट करना होता है। तो ये बेसिकली एक डायोड है। तो अगर हमने यहाँ पर एक डायोड यूज़ किया तो एक डायोड का मतलब ये होगा कि जो भी एसी साइकिल में जो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल है वो पास आउट हो जाएगा, बट उसकी जो नेगेटिव साइकिल है उसको ये ट्रिम कर देगा, उसको ये अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसा ऐसा हम इसके डायोड को यूज़ करते हुए इसके पॉजिटिव साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और उस डीसी कंपोनेंट को फिर हम यहाँ पर मीटर पर थ्रो कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में हमें डिफरेंट डिफ्लेक्शन मिल रही होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट रेंज यू हैव सेट आउट। अगर हम डिफ्लेक्शंस की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि डिफ्लेक्शन में क्या हो रहा होता है। जब भी हमने इसकी डिफ्लेक्शन की बात करनी हो तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई 0 वोल्ट की इनपुट आ रही है तो 0 वोल्ट में तो कुछ नहीं है, तो हमें ऑफ कोर्स 0 यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो सारा कुछ 0 होगा। तो इसके नतीजे में हमारे जो पॉइंटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेट्स से अब हमने कोई इनपुट वोल्टेज दी है 5 वोल्ट्स की, तो उसके नतीजे में अब डिपेंड करता है आपने उसकी ट्रांसलेशन कैसे की है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी होती है, लाइक वोल्टेज को करंट में चेंज करना होता है। तो अगर यहाँ से हम 5 वोल्ट्स दे रहे हैं और यहाँ से उसको 0.5 मिली एम्पेयर, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 0.5 मिली एम्पेयर मिल रहा है, तो यहाँ से कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आएगी। देन अगर आपने यहाँ पर कोई 10 वोल्ट्स दिए हैं तो 10 वोल्ट्स तो 5 वोल्ट्स का डबल है एक तरह से, 5 × 2 10। तो फिर यहाँ पर उसके अगेंस्ट 0.5 का डबल करें, मतलब कि 0.5 + 0.5 तो 1 मिली एम्पेयर। जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1 मिली एम्पेयर यहाँ पर आएगा तो उसके अगेंस्ट आपको फुल एक डिफ्लेक्शन मिली होगी। सो आपके पास एक रेंज है 0 से लेके फुल स्केल तक, और 0 से लेकर एक 10 वोल्ट तक की रेंज है। तो उसके दरमियान आपको एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर एसी वोल्ट्स को मेजर करें तो वो फिर कन्वर्ट होके डीसी में आएंगे और डीसी में कन्वर्ट होके एक अगेन डिफ्लेक्शन शो करेंगे और उसके नतीजे में आप ये वोल्टेज मेजर कर पाएंगे इजीली। आपके पास जो यहाँ पर डायोड है बेसिकली उसमें एक वोल्टेज ड्रॉप भी आता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अगर आपने इसकी सर्किटरी इस तरह बनाई है कि हम इस वोल्टेज ड्रॉप को एलिमिनेट कर सकें तो उसका भी एक ऑप्शन है जो कि आपको एक नेक्स्ट सर्किट में बताया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है उसको हम VF से डिनोट करते हैं, विच इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेक्टिफायर। तो ये बेसिकली एक सोर्स ऑफ एरर भी है ना, क्योंकि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे लिखी हुई है, लेकिन हमने तो कोई भी इसमें एरर इंट्रोड्यूस नहीं करवाना जिसकी वजह से हमें प्रॉपर मेजरमेंट्स ना मिलें। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक और सर्किटरी सजेस्ट करते हैं जिसमें हमारे पास जो रेक्टिफायर है उसके आगे यहाँ पर फिर रेजिस्टर लगाए जाते हैं। तो ये जो पूरा सेट बन जाता है इसको हम फिर प्रिसीजन रेक्टिफायर एम्पलीफायर कहते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर जो कंडीशन थी, इस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास जो एरर मार्जिन थे वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, बट नेक्स्ट में हमने ये किया
कि यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन आई है इस पे हमने एरर मार्जिन्स थोड़े कम कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमने डायोड के आगे कुछ रेजिस्टर्स लगा दिए। अब रिकॉल करें कि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यूज़ है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ पर पहुँचाना होता है ताकि हम अच्छी डिफ्लेक्शन शो करवा के प्रॉपर और एग्जैक्ट एक्यूरेटली मेजरमेंट्स ले सकें। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है जिससे हम डायोड को रेक्टिफिकेशन के तौर पर यूज़ करें टू फाइंड आउट द AC voltages. The procedure for calculation of series resistance RS for this circuit is just as explained in section 3.5 with one exception. No voltage drop is involved. Note that capacitors C234 are connected across the 10-meter resistors as shown in figure 4.12. इन कैपेसिटर्स के कनेक्शन का जो मैंने रीज़न है वो आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि हम AC वोल्टेजेस को यूज़ करें और रेजिस्टर्स के आगे जब वो वोल्टेजेस गुजरेंगे तो वो वहाँ से थोड़े से ड्रॉप हो जाएंगे, अटेन्यूएट हो जाएंगे। These are normally employed with the attenuators on AC electronic voltmeters in order to compensate for the input capacitors of the amplifier. This input capacitors problem also occurs with oscilloscopes. Compensation capacitors are discussed further in section 9.9. तो ये बेसिकली ऑसिलोस्कोप की भी एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये इश्यूज ऑसिलोस्कोप में भी आते हैं, क्योंकि उसमें भी हम कुछ अटेन्यूएशन फैक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं और हम वहाँ पर वोल्टेजेस भी मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन इन कैपेसिटर्स का फ़ायदा ये है कि वो AC को अलाउ कर देते हैं बट DC को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उससे उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। लो लेवल AC voltages हैं। लो लेवल AC voltages should be accurately amplified before being rectified and applied to the meter circuit. अब इसके लिए इशू ये आता है कि जब भी हम यूज़ करें लो लेवल AC वोल्टेजेस तो उसमें भी काफ़ी एरर्स आते हैं, उसमें भी काफ़ी लोडिंग इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि जैसे शुरू में मैंने बताया था कि हम अगर 1 वोल्ट मेजर करें तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन हम 100 मिली वोल्ट्स अगर मेजर करें तो उसके लिए फिर हमें रेजिस्टर्स की वैल्यू को ट्यून करना पड़ता है, एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टर्स देखनी पड़ती है, और फिर जो आउटपुट पे आपके पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, फीडबैक रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, उनकी वैल्यू को ट्यून करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ती है। बट नाउ वी आर डीलिंग विद द AC वोल्टेजेस। तो AC वोल्टेजेस में हमें अब डायोड की बात करनी है। तो डायोड को हमने कहाँ लगाना है, कहाँ पर हमने उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल लेना है, कहाँ पर हमने उसका नेगेटिव हाफ साइकिल ट्रिम करना है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको भी हमने मैप करना है ताकि हम एरर फ्री मेजरमेंट्स ले सकें। ये बेसिकली हम गेन लेते हैं क्योंकि R2 + R3 डिवाइड बाई R3 हम यहाँ से ले रहे हैं ताकि हम वोल्टेज जो भी एम्पलीफायर है उसका हम एक गेन सेट कर सकें डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द रेजिस्टर्स। अच्छा, बेसिकली इसका जो सीरीज़ रेजिस्टेंस जो भी सर्किट में जो सीरीज़ रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका प्रोसीजर भी है कि हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ना एक पीक वोल्टेज का भी कॉन्सेप्ट आता है कि कहीं पर ये आपने सुना होगा कि पीक वोल्टेज और एक RMS वोल्टेज होते हैं। पीक वोल्टेज जो ना वो वोल्टेज हैं जो कि हाईएस्ट वोल्टेज दैट इट कैन बेयर, जो कि हाईएस्ट वोल्टेज जो ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन एक एग्जांपल है, हमारे जो घरों में जो सप्लाई आ रही होती है वो बेसिकली RMS सप्लाई आ रही होती है। RMS सप्लाई बेसिकली ये है एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है जिसको हम √2 करके पीक वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। मीनिंग दैट कि अगर आप 1 डिवाइडेड बाय √2 करें तो आपके पास 0.707 की वैल्यू आती है और उसको पीक वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हम RMS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि जो पीक वैल्यू के अंदर यानी कि फॉर एग्जांपल 350 वोल्ट्स अगर आपके घरों पर सप्लाई आ रही है तो उसके अंदर अगर जो RMS वैल्यू जो यूजेबल DC कंटेंट या यूजेबल वोल्टेजेस होगी वो एक्चुअली आपकी 240 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स यूज़ हो रही होती है, जो कि हम RMS वैल्यू को से डिनोट कर रहे होते हैं। द सर्किट इन फिगर 413 इज़ अ वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट।
द सर्किट फंक्शन exactly as explained in section 4.2 with the exception that only the positive half cycle of the AC input are effective in passing current through the meter। तो ये बात ये कर है कि जो हमने ये वाली जो एग्जांपल देखी है कि यहाँ पर अगर जो डायोड आया ना तो इसका जो नेगेटिव साइकिल है वो ट्रिम हुआ है, लेकिन उसका जो पॉजिटिव साइकिल है वो सिर्फ इसके डीसी कंपोनेंट में आ रहा होगा। मींस कि इसका सिर्फ पॉजिटिव साइकिल हम यूज़ करें, बाकी इसका नेगेटिव साइकिल ट्रिम है। तो ये सिर्फ एक साइकिल नहीं होता, ये कंटिन्यूसली साइकिल इस तरह से चल रहे होते हैं विद द ट्रिम्ड कंपोनेंट और विद द ट्रिम्ड नेगेटिव कंपोनेंट। तो ये जो पॉजिटिव साइकिल है फिर ये इधर यहाँ पर रेजिस्टर्स के थ्रू हो गए, यहाँ पर फिर डिफ्लेक्शन शो करवाते हैं जिसके नतीजे में हम वैल्यूज़ को प्लॉट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज भी हैं कि जब भी हम मीटर का पीक करंट देख रहे होते हैं तो उसको हम आई पी इज इक्वल टू ई पी डिवाइडेड बाई R3 से डिनोट करते हैं, और एवरेज जो मीटर का जो करंट है उसको हम इससे मैप कर रहे होते हैं 0.5 इंटू 0.637। ये बेसिकली हाफ वेव के लिए, और जो हम फुल वेव के लिए यूज़ करते हैं वो जस्ट 0.637 इंटू आई पी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, विच इज़ मेंशन हियर इन दिस पैराग्राफ। तो फुल वेव बेसिकली आपके पास जो नेगेटिव साइकिल वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लाइक नेगेटिव साइकिल हाफ में तो ट्रिम हुआ था, लेकिन फुल में आपके पास बेसिकली 4 डायोड्स होते हैं, जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता होगा कि 4 डायोड्स, जिसमें सबसे पहले आपके पास D1 और D4 जब फॉरवर्ड बाइस होते हैं तो वहाँ से करंट फ्लो होता है। देन जब उसका नेगेटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई आ रही हो, साइकिल आ रहा हो, तो उसके नतीजे में D2 और 3 फॉरवर्ड बाइस हो रहे होते हैं। तो जब ये फॉरवर्ड बाइस होते हैं तो उसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पूरा फुल हाफ वेव रेक्टिफायर एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहा होता है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव में चेंज हो रहे होते हैं। और इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, विच इज़ आई पी इज इक्वल टू ई पी ओवर 3। और फुल वेव में हम जो एवरेज करंट ले रहे होते हैं वो क्या है 0.637 इंटू आई पी। तो let's take an example of 4 से 7 मीन्स के यहाँ पर आपके पास एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें हमारे पास फुल जो स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो 1 मिली एम्पेयर गिवन है। तो यहाँ पर मीटर कॉइल रेजिस्टेंस है हमारे पास 1.2 किलो ओम, और कैलकुलेट करना है हमने R3 की वैल्यू that will give meter full scale pointer deflection when the AC input voltage is 100 millivolt RMS। तो ये है RMS की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है मीटर की जो भी डिफ्लेक्शन होगी जब 100 मिलीवोल्ट RMS गिवन हो, और यहाँ पर 50 मिलीवोल्ट जो कि RMS तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि ये पीक वोल्टेज गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, we have to find out the average meter current which is we have to find out the half wave rectifier जिसका एवरेज करंट हमने ऊपर एक एक्सप्रेशन से देखा था। यहाँ पर आपके पास मेंशन है आई ए वी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर, जो कि ये गिवन है एफ एस टी करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर। तो आई ए वी इज इक्वल टू 0.637/2 इंटू आई पी। तो हमने इसको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करके हमें क्या मिलेगा, आई पी यहाँ पर ये है तो 2 इधर चला जाएगा और आई ए बी इधर आ जाएगा, और आपके पास 0.637 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमने इसकी कमोडिटीज़ को पुट करना है, और हमारे पास आई पी आएगा तकरीबन 3.14 मिली एम्पेयर, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ ER3 इज इक्वल टू इनपुट पीक वोल्टेज। अब हमने पीक वोल्टेज देखनी है, तो पीक वोल्टेज अब यहाँ पर हमारे पास RMS में वैल्यू गिवन है ना, तो RMS में हमने अब इसको पीक वोल्टेज में फाइंड करना है। तो पीक वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हम जो RMS वैल्यू होती है उसको डिवाइड कर देते हैं 0.707 से, और जो आपके पास कमोडिटी आएगी वो है 141.4 मिली वोल्ट। तो यहाँ से अब हम EP हमें मिल गया, तो अब हम इसकी R3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि है R3 इज इक्वल टू EP ओवर IP, और वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास ये आ गया है 45 ओहम। अब यहाँ पर हमारे पास E इज इक्वल टू 50 मिली वोल्ट गिवन है,
तो 50 मिली वोल्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे, जब हम ईपी उसका फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.707 से, तो जिसके नतीजे में आपके पास ईपी आ जाएगा 70.7 मिली वोल्ट से। तो इसको बेसिकली आपने जो आरएमएस की वैल्यू गिवन हो उसको पीक में, और जो पीक में गिवन हो उसको आरएमएस में चेंज करना होता है। और इसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन होता है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू वी आर एम एस। तो वी आर एम एस फाइंड आउट करना हो तो वी पीक डिवाइडेड बाई 0.707 कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है। तो आई पी इज़ इक्वल टू 70.7 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 45 ओम। तो ये बेसिकली V बाई आर, वो जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो इसको रीअरेंज करके आपके पास आई पी आ जाएगा 1.57। और इस तरह हम जब हम आई पी फाइंड आउट कर लेंगे एट 50 मिली वोल्ट, तो आपके पास जो आई ए वी है जो हमने ऊपर पढ़ा था, आई ए वी इज इक्वल टू 0.637 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.57 मिली एम्पेयर, और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मिली एम्पेयर हाफ स्केल पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वोल्ट मीटर्स होते हैं, फिर ओम मीटर्स होते हैं, तो इसको हम मेजर करते हैं। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ हुई हुई हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर यूज़ हुई हुई है, ये बेसिकली कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं, जिसमें हम ज़्यादा जो समझने वाली चीज़ है कि वो ये कि हम इसमें ट्रांसलेशन करते हैं। हम इसमें वोल्टेजेस को करंट्स में, फिर वोल्टेजेस की रेंज को डिफरेंट डाटा मतलब सेट प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर हम ये रेंज रखेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आना चाहिए, अगर हम वाई रेंज रखेंगे तो हमारे पास जी आउटपुट आना चाहिए। तो ये बेसिकली एक ट्रांसलेशन है, वोल्टेज को करंट में चेंज करके हम डिफ्लेक्शन शो करवा रहे होते हैं, और वो डिफ्लेक्शन उस करंट की वजह से आ रही होती है। और उस करंट में जो हम एरर्स कुछ अगर देख लें तो उन एरर्स को हम रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं, रेजिस्टर्स की वैल्यू से, या फिर हम उसके फीडबैक लूप को चेंज करें, या फिर हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज आ हाई इम्पीडेंस डिवाइस यूज़ करें या हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस करें, और उसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस उसको या इनपुट रेजिस्टेंस को ज़ीरो रखें या कम से कम रखें ताकि ज़्यादा करंट फ्लो हो सके। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन है जिससे हम डिफरेंट वैल्यूज़ को बस प्लॉट कर रहे होते हैं। ठीक है, करंट मेजरमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर अब हम करंट की बात कर रहे हैं। पहले हमने वोल्टेजेस की बात की, फिर ओम मीटर्स की बात की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट्स। अब हमने करंट लेना है, अब हमने करंट को मेजर करना है। तो करंट को मेजर करने के लिए डिवाइसेस होती हैं, लाइक आज के दौर में हम उनको एम मीटर कहते हैं, जिसमें एक कोई भी सर्किट हो तो दोनों लीड्स को हम किसी भी सर्किट से निकाल के सीरीज़ में लगा रहे होते हैं। तो एम मीटर इज़ बेसिकली कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड वोल्ट मीटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये इस तरह का सर्किट होता है जिसमें हम एक इंटरनली एक शंट रेजिस्टर लगा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक शंट रेजिस्टर लगा रहे होते हैं। तो इसका जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जो एम मीटर है, इसका जो बेसिक सर्किट है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। द स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टर आर एस इज एम्पलीफाइड बिफोर बीइंग अप्लाइड टू द डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ से हम जो चीज़ मेजर करते हैं ना, तो वो यहाँ से जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पर उसका एक वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है जिस पे हमने पैरेलल में आर एस लगाया हुआ है। तो जो भी हम पैरेलल में इसके साथ लगाते हैं तो वो फिर जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ आर एस में आ रहा होता है वो फिर इसके इनपुट पर यूटिलाइज हो रहा होता है। तो जो यहाँ पर आपको बेसिक सर्किट नज़र आ रहा है, इसमें बेसिकली आपके पास लो करंट्स को मेजर करने की एबिलिटी है। कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक मीटर होते हैं, हम लो करंट्स मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ये होता है कि जो शंट रेजिस्टर आपने लगाया है वहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम होता है। तो उसके लिए हमें कुछ एम्पलीफायर करने की भी उस तरह से ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये जो अप्रोच है बेसिकली हम लो लेवल अल्टरनेटिव करंट्स के लिए यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट मेजरमेंट्स।
तो जो अल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं उसमें हम इसको बेसिकली एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। लाइक हम वोल्टेजेस को ट्रांसलेट करते हैं जब हम लो रीडिंग्स की बात कर रहे हों, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ एम्पलीफिकेशन सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। बट हमारे पास ना कुछ हाई करंट मेजरमेंट्स भी ली जाती हैं और मीडियम मेजरमेंट्स भी ली जाती हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे एम्पलीफिकेशन सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो वहाँ पे ये होता है कि ऐसे वोल्ट मीटर भी होते हैं जिनकी अपनी एक करंट मेजरिंग कैपेसिटी होती है, और उसमें किसी भी मेजरमेंट्स को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती बिफोर वी टेक द मेजरमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। Many electronic multi-range instruments do not have any current measuring facilities। तो उसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो हम इस तरह से करते क्या हैं, तो those that do measure current generally have very low level current ranges and have some relatively high resistance when operating as emitters। तो लेट्स से अगर एक मीटर की रेजिस्टेंस एक इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफाई है 9 किलो ओम, तो अगर उसमें से हम करंट फाइंड आउट करें 1.5 माइक्रो करंट हम ऑपरेट करवाएं 1.5 माइक्रो एम्पेयर रेंज का, तो हम क्या करेंगे कि एमीटर तो बेसिकली सीरीज़ में कनेक्ट होता है, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट में जो भी मेजरमेंट हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो भी मेजरमेंट्स हो रही है, तो वहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। जैसे ये मैंने बताया कि आर एस है ना, तो आर एस के अराउंड एक वोल्टेज ड्रॉप आता है। तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये एक बर्डन वोल्टेज है, और ये जब वोल्टेज हम एक करंट के अगेंस्ट मेजर कर रहे होते हैं या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ये जो वोल्टेज है वो हमें फिर एक रेंज बता देती है कि लेट्स से कि 9 किलो ओम इंटू 1.5 माइक्रो एम्पेयर हमारे पास वोल्टेज है ये तकरीबन 13.5 मिली वोल्ट। तो ये फिर आगे एम्पलीफाई होकर हमें करंट में चेंज होकर दिखाएगी और उसके अगेंस्ट डिफ्लेक्शन बताएगी। तो होता ये है कि ये एक बेसिकली रेंज बता दी है ना इसने कि 13.5 मिली वोल्ट अगर यहाँ पर आए हैं तो वो फिर आगे उसके अगेंस्ट हमें डिफरेंट करंट बताएगा। तो अगर उसके अगेंस्ट जो मैंने करंट की बात की वो है बेसिकली एक रेंज, लाइक 1.5 माइक्रोमीटर हम सेट करें, 1.5 माइक्रो एम्पेयर हम सेट करेंगे तो इतने मिली वोल्ट आएंगे, 1 एम्पेयर सेट करेंगे तो इतने मिली वोल्ट आएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर आए हुए वोल्टेज ड्रॉप को ट्रांसलेट कर रहे हैं, लाइक 13 मिली वोल्ट यहाँ पर आया है तो वो कितनी डिफ्लेक्शन के बराबर होगा, 1 मिली वोल्ट आया तो वो कितनी डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन है। अदर टिपिकल बर्डन वोल्टेज स्पेसिफिकेशंस आर 250 मिली वोल्ट, 250 मिली वोल्ट हो सकते हैं, और 2 वोल्ट ऑन अ 10 एम्पेयर रेंज, लाइक 10 एम्पेयर गया तो 2 वोल्ट हमें जनरेट करेंगे। तो कुछ ऐसे रेंजेस भी होती है जिसमें हम पहले ही सेट कर देते हैं कि अगर 6 मिली वोल्ट हुआ तो वो 1 एम्पेयर के अगेंस्ट चल रहा होगा और उसके नतीजे में हमें डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी। ये जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं ये बेसिकली एक रेंज डिसाइड कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट हमें करंट की डिफ्लेक्शन मिल रही होती है, जिससे हम एक जो फाइनल प्रोडक्ट है या इंस्ट्रूमेंट है उसको हम एज एन करंट मेजरमेंट टूल यूज़ कर रहे होते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो इन द नेटशेल हम ना बेसिकली ये जो वोल्टेजेस आए हैं, बर्डन वोल्टेजेस या करंट की डिफ्लेक्शन या डिफरेंट किलो ओम पर जो आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है या यहाँ पर जो करंट्स आ रहे हैं, तो इसको हम बेसिकली ट्रांसलेट करते हैं, और वो जो ट्रांसलेट होके हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो रही होती है वो कैलिब्रेटेड होती है बेस्ड ऑन दीज रेजिस्टर्स या जो भी कंपोनेंट्स बीच में लगे हुए हों। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जब भी हम एसी वोल्ट मीटर या एम मीटर्स यूज़ कर रहे हों। तो लेबॉर्ट्री टाइप कुछ इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर्स होते हैं जिसमें एक ह्यूलेट पैकर्ड मॉडल 427A इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है जो कि हम लेबॉर्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली नहीं हैं बट याद करने वाली हैं, तो देखने वाली है सिंपली। इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। आपके पास ये एक मीटर का स्कीमेटिक है, इस पर डिफरेंट नॉब्स लगी हुई हैं और ये नॉब्स बेसिकली रेंजेस और फंक्शंस बता रही होती हैं, और ये आपके पास एक 0 से लेकर 1 तक और 0 से लेकर 3 तक और फिर
ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक डिफरेंट रेंजेस दी हुई है, जिसमें आपके पास वोल्टेज मेजरमेंट है, ओम मीटर है, और करंट्स वगैरह उनकी जो भी डिफ्लेक्शन आपने देखनी हो, या वोल्टेजेस देखने हो, या एसी वोल्टेजेस देखने हो, डीसी वोल्टेज देखने हो, तो वो आपको डिफरेंट रेंजेस बताई हुई हैं। तो यहाँ से आप उन रेंजेस को भी सेट कर सकते हैं कि आपने डीसी पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेजेस को मेजर करना है, एसी वोल्टेज मेजर करने हैं, ओम्स यानी रजिस्टर्स मेजर करने हैं, और उसकी रेंज क्या है, 100 तक है, 1 मेगा, 10 मेगा, या फिर उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से यूज़ करके फिर आपने उसको लिमिट करके हाई वोल्टेजेस मेजर करनी है। तो ये एक बेसिकली ओवरऑल पूरा एक प्रोडक्ट है जो कि जिसका मॉडल आपके पास ये लिखा हुआ है, और इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, और उसकी जो इंटरनल मैकेनिज़्म है वो हम ऑलरेडी ऊपर वाले सेक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। ये उसके कुछ स्पेक्स हैं कि आपने इसके अंदर जो भी चीज़ें देखी हैं, यहाँ पर लेट से उन्होंने बताया हुआ है कि ये वोल्ट्स मीन्स कॉमन टर्मिनल्स वो ये हैं। यहाँ पर हम बेसिकली प्रोब्स लगाते हैं, यहाँ पर हम वायर्स लगाते हैं कि अगर आपने ओम्स यानी कि रेजिस्टर्स मेजर करने हो तो आपकी जो रेड प्रोब है वो आपके पास ओम में होगी, और कॉम यानी कॉमन टर्मिनल है वो आपका कॉम में लगा होगा। अगर आपने वोल्टेजेस मेजर करनी हो तो आपकी जो रेड टर्मिनल है या जो मेजरेबल जो प्रोब है वो आपने वोल्ट्स में लगानी है, और कॉम में ब्लैक कलर की वायर यानी जो भी आपने मेजर करना है उसका जो कॉमन टर्मिनल है वो कॉम में लगा होगा। इसका बताने का मकसद हमने ये देखा था ऊपर वाले लेक्चर में, ऊपर वाली स्लाइड्स में या सेक्शन में, जिसमें आपने 2 बैटरीज देखी थी, और उसको हमने देखा था कि हम उनका टर्मिनल कॉमन रखें, जबकि हम अगर दूसरा टर्मिनल यूज़ करेंगे तो वो उसकी रेंज को या उसके करंट को शॉर्ट कर देगा, और उसके नतीजे में हमें वो वाली वैल्यूज़ नहीं मिलेगी। ये उन ऊपर वाले सेक्शन में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर फिर एक और कमोडिटी है डीसी 0 पर ओम, जो कि हमने देखा था कि आपके पास एक रजिस्टर लेफ़्ट पे, देन एक रजिस्टर टॉप पे और एक रजिस्टर राइट पे लगा हुआ था, और यहाँ पर हम उसकी कैलिब्रेशन कर रहे थे, जिससे हम 0 और 0 मीटर रीडिंग शो करते हुए विदाउट एनी एरर्स वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। यानी कि हमने उसको 0 पर कैलिब्रेट करना था यूजिंग सिंपल रजिस्टर्स। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट कुछ पैरामीटर से इस प्रोडक्ट के, और ये भी यहाँ पर भी इन डिटेल्स में लिखे हुए हैं, जिसमें आपके पास कुछ टॉलरेंस का भी बताया हुआ है, और वोल्टेज रेंजेस का बताया हुआ है, और उसकी मेगा ओम रेंज का बताया हुआ है कि 0 से मेगा ओम रेंज के अंदर आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली उनकी फ्रीक्वेंसीज़ है कि आपने जो नॉर्मली हम 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे होते हैं, और 40 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस तरह से हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स है जो इतने समझने वाले नहीं, बट यहाँ पर इसके स्पेक्स लिखे हुए हैं। ये बेसिकली प्रोसीजर है टू मेजर द डीसी वोल्टेजेस। तो होता क्या है, मैं इसको क्विकली ज़रा मूव करूँगा। विद द इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑफ चेक द पॉइंटर 0 पोजीशन, हमने 0 पोजीशन की सेट करनी है, उसको एडजस्ट करना है ताकि कोई भी उसमें एरर मार्जिन ना हो। तो अगर उसमें कोई बैटरी लगी है तो उसको हम 1.5 मिनिमली ऑपरेट कर सकते हैं 1.5 वोल्ट पर। फॉर इंस्ट्रूमेंट विद एन इंटरनल पावर सप्लाई एंड लाइन कॉर्ड दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम आउटडोर पावर सप्लाई अगर यूज़ कर रहे हों तो हम बैटरी वाला फंक्शन उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। सेट द फंक्शन टू स्विच टू डीसी वोल्टेज प्लस और डीसी वोल्टेज माइनस एज रिक्वायर्ड। अगर आपने डीसी नेगेटिव या पॉजिटिव मेजर करने हो तो आप उसको इसकी फंक्शन के स्विच से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेट द रेंज स्विच टू 0.1 एंड शॉर्ट सर्किट द वोल्ट्स एंड कॉम टर्मिनल्स। तो ये मैंने जैसे पहले बताया कि कॉम और वोल्टेज टर्मिनल्स को इस तरह से आप मेजर कर यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि आप उसमें वोल्टेजेस को मेजर कर सके विदाउट शॉर्टिंग द टर्मिनल्स। तो यहाँ से आप डीसी ज़ीरो कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नॉब। ये बेसिकली लेफ़्ट और राइट इस तरह से मूव करी होती है ताकि इसको हम राइट लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से डिफ्लेक्शन मूव करेगी ताकि हम इसको 0 पर सेट कर सकें। ठीक है,
select the voltage range greater than the voltage to be measured. Where the approximate value of the voltage is not known, rotate the range switch to the highest रेंज। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी वोल्टेज का ना पता हो, अगर कोई वो रेंज से भी आउट हो, तो वो आप ये कर सकते हैं कि जो वोल्टेज की यहाँ से रेंज है वो आप बढ़ा सकते हैं। उसको आप जो मैक्सिमम लाइक इफ़ इट इज़ इनटू 100, तो आप इसको 100 पर रख सकते हैं ताकि इसकी रेंज बढ़ जाए और हमें जो हाईएस्ट वोल्टेज है, जो मैक्सिमम वोल्टेज है, वो हम इजीली मेजर कर सकें। ठीक है। Connect the input voltage to the volts and COM terminals and adjust the range switch to give the greatest on-scale point deflection. Where there is a ground point in the circuit, the COM terminal should be connected to that point. तो वही बात है कि हम दो टर्मिनल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। लाइक कॉम टर्मिनल इज़ द वन जिसमें हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं और फिर हमें वोल्टेज मिली होती है। वेयर देयर इज़ मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व, ऑल ऑफ द कॉम टर्मिनल्स शुड बी कनेक्टेड टू द सिंगल पॉइंट। तो अगर 5-6 आपके पास ग्राउंड टर्मिनल्स अवेलेबल है तो होगा ये कि वो ग्राउंड टर्मिनल्स तो ऑलरेडी सर्किट से कॉमन होते हैं। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में हो तो होता ये है कि आप फिर जस्ट उस ग्राउंड टर्मिनल को कॉम के साथ कनेक्ट करते हैं और जहाँ से आपने वोल्टेज मेजर करनी हो वो वाली जो प्रोब है आपने उसको उधर लगाना होता है। तो ये जो कॉम का पार्ट है ये पहले भी डिस्कस किया गया था कि ये सारा ग्राउंड टर्मिनल है जो कॉमन होता है इंटरनली भी और इंस्ट्रूमेंट के साथ भी, ताकि एक ही ग्राउंड से पूरी की पूरी सर्किट की जो वोल्टेज लेवल्स हैं या कहीं के भी वोल्टेज लेवल्स हैं वो इजीली मेजर हो सके। और ये भी इन्होंने बताया कि ये जो डिस्कशन है जो हमने ऑलरेडी पिछले पेजेस या सेक्शन में की थी वो भी यहाँ पर इसने मेंशन की हुई है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस मेजरमेंट की भी प्रोसीजर्स हैं, इसको भी हम यहाँ से कैलिब्रेट करते हैं, वही प्रोसीजर है और हम इसको DC 0 करके एडजस्टमेंट करके देन हम 0 से इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से 0 डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर मेजरिंग विद इन द रेंज ऑफ द रजिस्टर्स, तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर फिर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ के आपको फुल डिफ्लेक्शन शो हो या हाफ डिफ्लेक्शन शो हो वो रजिस्टर्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर एक और चीज़ इस प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है, वो है ये है कि डेसिबल। डेसिबल बेसिकली एक ना यूनिट है। यूनिट हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक कंपैरिजन बताता है, जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ रही है और आपके पास एक नेगेटिव वोल्टेज आ रही है। ये बेसिकली ये उस तरह से एक्चुअल वोल्टेज और पावर हम इसको उस तरह से नहीं कहते, बट ये एक ना बस कंपैरिजन बताती है पावर और वोल्टेज लेवल का। ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास माइक्रोफोन का एक सिग्नल है, वो फिर माइक्रोवोल्ट में वोल्टेज बता रहा होगा। रेडियो ट्रांसमीटर है वो फिर किलोवाट्स में पावर बता रहा होता है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो ना इन लार्ज नंबर्स को यूटिलाइज नहीं करते, बल्कि इट्स अ काइंड ऑफ वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि हम इन यूनिट्स को या इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कैसे करें प्रोफेशनली। तो इसका ना बेसिकली वो एक लॉगरिथमिक स्केल लेते हैं। लॉगरिथमिक स्केल को अगर आप लिख लें वो इस तरह है कि dB इज़ इक्वल टू, अगर हम पावर वगैरह की बात कर रहे हों तो dB इज़ इक्वल टू 10 log और बेस में 10 और ब्रैकेट में P2 यानी कि पावर सेकंड वाली और एक है पावर जो कि हमने रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया। P2 इज़ बेसिकली जो हम मेजर करते हैं और P1 जो हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है डेसिबल को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पर ना dB की वैल्यूज़ का बेसिकली कुछ मतलब है। अब मतलब आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि एक रेफरेंस आपने पावर ली या वोल्टेज ली, तो लेट्स से उसमें आपने 1 वोल्ट को यूटिलाइज़ किया, तो 1 वोल्ट आपका चले रेफरेंस आ गया या 1 मिली वॉट एक रेफरेंस आ गया। अब जब आपने दोबारा उसको मेजर किया है, सेकंड पावर अगर आपने मेजर किया है या वोल्टेज मेजर किया है, तो वो कुछ चेंज आया है, तो वो लेट्स से कि 10 टाइम्स चेंज आ गया, तो वो पावर या वोल्टेज 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो फिर हम रिप्रेजेंट उसको कैसे करेंगे एज अ 10 dB।
क्योंकि 10 टाइम चेंज आ गया। इसी तरह अगर हम उसको और डबल करते रहें तो वो पावर किस तरह कंपैरिजन करके हमें कैसे बताएगी, 20 dB। सिमिलरली अगर हमने उसको किसी तरह से अटेनुएट कर दिया, लाइक हमने जो रेफरेंस पावर रखी हुई है 1 मिली वोल्ट या 1 वोल्ट, तो अब हमने उसकी जो नई पावर मेजर की है वो है लेट्स से तकरीबन 0.5 मिली वोल्ट या 0.5 मिली वाट। तो अब उसकी पावर कम होगी ना, तो इसको हम डिनोट किस तरह करेंगे, -10 dB, क्योंकि ये अब 10 टाइम्स स्मॉलर हो गई है। फिर और अगर 10 टाइम्स स्मॉलर करेंगे तो वो -20 dB, -30 dB इस तरह चलती रहेगी। तो अगर सेम पावर आ रही है तो 0 dB, अगर इंक्रीज़ करते रहें तो वो फिर पावर 10 टाइम 20 टाइम इंक्रीज़ होती रहेगी। यानी कि इन नटशेल ये बेसिकली एक प्रोफेशनल तरीका है किसी चीज़ को मेजर करने का और शो करने का। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास लेट्स से कि एक रेफरेंस पावर है 1 मिली वॉट, और जो पहले कुछ ऑडियो सिस्टम्स या ऑडियो फ़ोन्स या कोई भी स्पीकर सिस्टम्स आते थे तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती थी वो तकरीबन 600 ओम आती थी, जैसे इन्होंने यहाँ पर ली हुई है, और उसकी जो पावर थी तकरीबन 1 मिली वॉट आ रही होती थी। तो ये बेसिकली उन्होंने एक रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर पावर ली है अराउंड 600 ओम, और उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है 0 dB। अब यहाँ पर अगर लेट से कुछ इंक्रीमेंट आ जाता है या कुछ डिक्रीमेंट आ जाता है तो होगा क्या कि अगर मैं इस पावर को चेंज कर दूँ, मतलब कि इसको इंक्रीज़ कर दूँ एट सम लेट्स से 2 मिली वॉट्स, तो उसका होगा क्या कि वो इंक्रीज़ हो जाएगी 20 dB पर। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि ये 20 dB पर जाकर इंक्रीज़ हो गई है। अगर इसमें कोई डिक्रीमेंट आ जाए यानी कोई डिक्रीज़ आ जाए कि लेट्स से 1 मिली वॉट की जगह 0.5 मिली वॉट आ गया, तो 0.5 मिली वॉट में हम इसको फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक डिक्रीमेंट आया, तो ये माइनस तकरीबन 10 dB का इसमें डिक्रीमेंट आ गया, तो हम इसको -10 dB से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो लेट्स से अगर ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई सिग्नल है जो यहाँ पर वोल्टेजेस वगैरह आए हैं, लेट्स से यहाँ पर 0.775 वोल्ट्स आए हैं, लेट्स से एक एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर पावर हमारे पास 1 मिली वोल्ट है, लेकिन हमने 0 dB की हमने डेसिबल में उसकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट किए। लेट्स से अगर ये वोल्टेजेस 0.775 से 7.75 वोल्टेज हो गए हैं, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि P = V स्क्वायर पर आ रहा है, तो V हमारे पास 7.75 स्क्वायर था डिवाइडेड बाय 600 V स्क्वायर पर आर, तो हमारे पास पावर आ जाएगी तकरीबन 100 मिली वॉट। तो 100 मिली वॉट को हम जब फार्मूला पर पुट करते हैं तो वो फिर आ जाएगा आपके पास 20 dB। तो जैसे मैंने बताया कि पहले 0.775 वोल्ट थे, तो वो अब डबल हुए हैं, 10 टाइम्स लार्जर हो गए 7.75 वोल्ट। तो P उसके अगेंस्ट क्या आया 100 मिली वॉट का, और जो 100 मिली वॉट को जब हमने dB = 10 log 10 इंटू P1 में जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो वो फिर आ गया आपके पास तकरीबन 20 dB। तो ये फिर +20 dBm का इंक्रीमेंट हुआ। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास अगर कोई वोल्ट मीटर है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बना दिया आपके लिए कि आपके पास एक अगर कोई वोल्ट मीटर है जो कि एक dB मीटर बन गया है, जिससे हमने dB के यूनिट्स मेजर करने हैं, तो हमारे पास एक सिग्नल सोर्स होनी चाहिए, लोड रजिस्टर और साथ एक AC इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। लोड है हमारे पास 600 ओम का। तो हम जैसे मैंने पहले बताया कि जो मोस्टली स्पीकर्स वगैरह होते थे वो 600 ओम लोड्स का यूज़ किया करते थे। तो लेट्स से कि हमारे पास इस लोड पे एक वोल्टेजेस आई है, इनपुट वोल्टेज आई है 0.775 की, तो हम इसको प्लॉट करेंगे P = V स्क्वायर आर पे। तो प्लॉट करने के बाद या डाटा पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 मिली वॉट। तो 1 मिली वॉट इज़ 600 ओम = 0 dBm, जो कि हमने रेफरेंस के तौर पे लिया। नाउ सिग्नल बिकम 7.75 वोल्ट। अब हमने कुछ बड़ा सिग्नल मेजर करना है या फिर वो सिग्नल इंक्रीज़ हो गया है, डबल हो गया, ठीक है। तो उसको हम dB मीटर से कैसे मेजर करेंगे कि
ये सिग्नल डबल हुआ है तो इसके dBs कितने होंगे। तो होगा क्या कि आपने गेन P = V² लगाना है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास P आ जाएगा 100 मिलीवॉट का। तो अब हमारे पास जो रेफरेंस था वो 1 मिलीवॉट था जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, ये स्टार्टिंग था ना। तो जो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट की वो इस रेंज पे फाइंड आउट की और वो हमारे पास आई PD2 = 100 मिलीवॉट। तो अब dB = 100 10 log 10 का फार्मूला लगाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 1 आपके पास +20 dB का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके पास लेट्स से P = 0.01 मिलीवॉट आई है, ठीक है, तो अब ये पहले 0.75775 थी, अब हमारे पास 0.0775 हो गया, तो ये डिक्रीज़ हो गई ना। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो पावर आई है वो है 0.01। तो हमने जब इसको डिक्रीज़ होते हुए देखा तो यहाँ पर डबल नेगेटिव में चले गया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -20 dB। तो अब इन वोल्ट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर बेसिकली ट्रांसलेशन हो रही है, वोल्टेज को करंट में मेजर करते हैं, वोल्टेज को फिर हम dB में भी मेजर करते हैं, अगेन वोल्टेजेस को ही हम रेजिस्टर्स के तौर पर भी मेजर कर रहे होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ हाउ वी ट्रांसलेट द voltages into currents and currents into voltages, and how we amplify them and how we use the values of resistors etc etc। ठीक है, we have a vacuum tube voltmeter और हमारे पास कुछ FET के इनपुट मल्टीमीटर्स होते हैं जैसे कि आपके पास इस स्कीमेटिक में गिवन है। तो इनका ये बेसिकली काम है कि ये लार्ज स्केल रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और इनका ये फ़ायदा भी है कि हम इनको बहुत AC और DC वोल्टेजेस की रेंज पे यूज़ कर सकते हैं जिनकी इनपुट रेजिस्टेंस भी काफ़ी हाई है। और अगर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो तो उस पर लॉसेस कम हो जाते हैं करंट के, वो डायरेक्ट करंट आपके जो डिफ्लेक्शन मीटर पर है वही का वही इन्फॉर्मेशन आपके डिफ्लेक्शन मीटर पर जा रही होती है। 0.5 से 1500 वोल्ट की रेंज में विद इनपुट इम्पीडेंस 11 मेगा ओम इसकी रेंज है। इट कैन ऑल्सो मेजर पीक टू पीक वोल्टेज अप टू 400 वोल्ट, और इसकी फ्रिक्वेंसी का जो रिस्पॉन्स है वो है 40 हर्ट्ज टू 4 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, रेजिस्टेंस की भी मेजर कर सकता है। ये बेसिकली स्पेक्स लिखे हुए हैं इन इंस्ट्रूमेंट के कि ये चीज़ ये मेजर कर सकती है। और ऊपर हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स देखे उनकी लिमिटेड रेंज है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती गई तो उनकी जो सर्किटरी के साथ साथ उनकी मेजरमेंट रेंजेस भी इंक्रीज़ करती गई। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेक्स बताए हुए हैं। इसके जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम से 10 मेगा ओम तक है मिड स्केल, और जो हमारे पास FET है, FET का जो इनपुट वोल्ट मीटर है जो हमने डिटेल में ऊपर भी पढ़ा था, तो उसकी जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ पर रेफ़र की हुई है कि कैसे वो दिखाई देती है। इट ऑल्सो हैज़ अ DC एंड AC वोल्टेज मेजरमेंट रेंजेस फ्रॉम 300 मिली वोल्ट टू 1000। हम जो ऊपर पढ़ते आए हैं वो तकरीबन 1 वोल्ट से कुछ वोल्ट तक उसकी रेंज थी, बट यहाँ पर मोर एडवांसमेंट्स के साथ इसकी 300 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक रेंज मेजर हम कर सकते हैं। एंड AC पीक टू पीक वोल्टेज वी कैन मेजर द AC वोल्टेजेस फ्रॉम 900 मिली वोल्ट टू 2.8 किलो वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट्स इनपुट इम्पीडेंस इज़ 10 मेगा ओम which is also a plus point, and its frequency response goes up to 100 kilohertz. Resistance can be also measured from 10 ohm to 10 mega ohm, and the DC current can be measured from 100 microampere to 1 ampere. Decibel measurements can also be performed. तो इस पे कुछ समझाने वाली चीज़ ऐसी नहीं है टेक्निकल, ये बेसिकली इसके स्पेक्स हैं जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। Then we have some number of multimeter probes. मल्टीमीटर प्रोब्स के बारे में अगर बात करें तो इनकी भी एक अलग इंजीनियरिंग है, अलग केमिस्ट्री है। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये होता है कि प्रोब्स के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होती है, तो उस रेजिस्टेंस को भी एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने की वजह यह है कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो या तो हम उन वायरिंग्स पे काम करें या फिर हम उसकी लेंथ पे काम करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम यूटिलाइज़ कर रहे हों वो किसी तरीके से भी लूज़ ना हो।
तो ये आपके पास कुछ मॉडल्स हैं जिसमें आपके पास सिम्पसन मॉडल का FET इनपुट वोल्टेज ओम मीटर है, और यहाँ पर आपके पास वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर है। तो ये डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। हाई वोल्टेज प्रॉब बेसिकली इट इज़ आल्सो नोन एज अ वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो मोस्टली आपने उसमें देखा होगा ऑसिलोस्कोप्स में भी कि कुछ ऐसी ऑसिलोस्कोप्स होते हैं जिसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये काम करते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा वोल्टेज या बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज को मेजर करना हो तो वो उसको 10x बढ़ा देता है ताकि कम वोल्टेज को भी आप बड़े स्केल पर देख सकें। फिर कुछ अटेनुएशन फैक्टर्स भी होते हैं कि अगर आपने उन वोल्टेजेस को अटेनुएट करना है, लाइक आपने अगर 1000 वोल्ट को मेजर कहीं करना हो तो वो उस 1000 को 100 वोल्ट पे चेंज करके आपको आपकी मेजरमेंट्स बता सकता है। तो ये अगर आप हाई वोल्टेज प्रॉब्स अगर आपने देखी हों तो ऑसिलोस्कोप के अंदर भी इस तरह के अटेनुएशन फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगे होते हैं। तो उनकी हेल्प से आप डिफरेंट रेंज ऑफ जो वोल्टेज होते हैं उनको आप मेजर इजीली कर सकते हैं। तो ये स्केल की बात है कि अगर आपने स्केल को चेंज करना हो और उनको मेजर करना हो तो आप इजीली डिफरेंट हाई वोल्टेज प्रोब से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। High levels of alternating currents can be reduced by the use of current transformers। यहाँ पर ना एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है ये द हॉल इफेक्ट प्रोब। सबसे पहले अगर आपको हॉल इफेक्ट का बता दें कि हॉल इफेक्ट बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर उसको कुछ खास वोल्टेजेस दी जाती है। उसको जब वोल्टेजेस दी जाए तो उसमें से करंट पास करना शुरू हो जाता है। ठीक है। करंट के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मैग्नेटिक फील्ड के एनवायरनमेंट में या उस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड एनवायरनमेंट में हम अगर रखें तो वहाँ से फिर कुछ डिफ्लेक्शन आ जाती है। तो वो जो डिफ्लेक्शन होती है उसको हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी ज़्यादा आई है कितनी कम आई है। तो दिस इज़ हाउ आ हॉल इफेक्ट सिस्टम वर्क्स, या हॉल इफेक्ट प्रोब कैन बी यूटिलाइज इन हाई करंट प्रोब्स। ठीक है। High levels of alternating current can be reduced by the use of current transformers। current transformers basically current की values को change करते हैं, like voltage transformer होते हैं कुछ increase करते हैं decrease करते हैं, कुछ current transformers होते हैं जो high value of current को low value current में change कर रहे होते हैं। mostly AC application में use किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा high value का current utilize किया जा रहा होता है। The transformer core opens as shown to close around a conductor carrying the current to be measured। The conductor can be treated as a single turn primary on the transformer and a secondary winding then determines the measurable current level। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि जब हमने करंट को मेजर करना हो तो वहाँ पर हाई अगर वोल्टेज करंट हाई वैल्यू का करंट अगर हो तो करंट ट्रांसफार्मर वहाँ से जो कंडक्टर से करंट जा रहा हो तो उसके जो हाई वैल्यू का जो करंट है वो एक कोर से जब गुजरता है तो नेक्स्ट कोर से वो जो करंट की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है ताकि वो किसी मेजरेबल रेंज में आ जाए। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली हाई करंट को रिड्यूस कर रहा होता है, और टिपिकली द 1 मिली एम्पेयर AC scale on the multimeter is converted into 1 ampere scale by the use of the current probe। The Hall effect probe shown in figure 417C has similar appearance to the transformer type AC current probe। ये basically a high current probe using a current transformer to reduce an AC current to a measurable level। ये करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये आपके पास प्रोब है। तो यहाँ से जो भी हाई करंट आएगा तो यहाँ से वो प्रोब इधर बताएगी और यहाँ से जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है। तो ये होगा क्या कि जब यहाँ पर करंट की हाई वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पर फिर कोई ना कोई हमें डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी। फिर उन्होंने फिर ये बताया कि हम हॉल इफेक्ट सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें जो करंट आ रहा है वो फिर अगेन वही बात है कि हम उसको वोल्टेज में अगेन ट्रांसलेट कर सकें। तो जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज और हम करंट को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर अब ये हो रहा है कि हॉल इफेक्ट सिस्टम को हम यूज़ करते हुए करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में उसमें जो डिफ्लेक्शन आई है वो डिफ्लेक्शन हम इन
वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से करंट आ रहा था, तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन है उसको वोल्ट पे चेंज करके हमने हाई करंट की वैल्यू को वोल्ट में तब्दील करके एक मेजरमेंट ले लिया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इन्होंने बताया हुआ है कि हॉल इफेक्ट प्रोब शोन इन फिगर सिमिलर अपीयरेंस टू द ट्रांसफार्मर टाइप एसी करंट प्रोब। तो ये भी एक तरह से एक कन्वर्जन है, ट्रांसलेशन है, कि हमने यहाँ पर करंट की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म किया और यहाँ पर हम करंट की वैल्यू को वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करके रीड आउट कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कोड से, मेथड से इसको इजीली अचीव किया है। वी हैव अ रेजिस्टिव डिवाइडर अप्रोच, वी हैव अ करंट ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस एसी करंट अप्रोच, वी हैव अ हॉल इफेक्ट रिडक्शन अप्रोच, जिससे हम बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्रांसलेशन करें। तो ये हाई करंट प्रोब्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि हम करंट को भी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं वोल्टेजेस में और उसको किस तरह से हम मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास एक RF प्रोब होती है। यहाँ पर ये जो RF प्रोब का ये मतलब है कि ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी है और ये वोल्टेजेस जो होते हैं या ये जो वैल्यूज़ होती हैं हम डायरेक्टली उस तरह से मेजर नहीं कर पाते एक मल्टीमीटर में। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। ये उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम जिससे हम हाई फ्रीक्वेंसी को अचीव नहीं कर पाते। तो इसमें ये होता है कि RF प्रोब के अंदर ये होता है कि जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हों या आपने कोई फ्रीक्वेंसी मेजर करनी हो तो उसको हम फ़िल्टर आउट करते हैं, उसको हम फिर कुछ वोल्टेज लेवल पर कन्वर्ट कर रहे होते हैं या रेक्टिफाई कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की फ्रीक्वेंसी तेज़ी से आ रही है तो वो फिर एक क्लॉक वेव में, यानी कि जैसे आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में क्लॉक्स देखी होंगी, उस पे कन्वर्ट हो रहे होते हैं डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स में और वो फिर एक DC लेवल पर आ जाता है। ठीक है, और ये जो हाई फ्रिक्वेंसी जो RF रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं ये जब कन्वर्ट हो जाती हैं फिर उसकी एक अटेन्यूएशन फैक्टर डाला जाता है और फिर अगेन उनको फिर एक RMS क्वांटिटी, यानी कि जो पीक वोल्टेज होती है उसको फिर अगेन RMS में मेजर किया जाता है और फिर अगेन आगे डिटेक्टर्स लगे होते हैं और उनको इजीली एक वोल्टेज फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो एक समराइज व्यू इसका ये है कि जो RF प्रोब होती है वो बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो वोल्टेज कंटेंट होता है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं करता बल्कि कन्वर्जन से हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। लाइक आप ये कर सकते हैं कि इस प्रोब के अंदर एक इस तरह का सर्किट लगा होता है जो उसको DC में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी अगेन मैं ये कहूँगा कि ये ट्रांसलेशन है वोल्टेजेस की और हम वोल्टेजेस को करंट में और करंट को वोल्टेजेस में, फिर हम कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है उसको वोल्टेजेस में या फिर उसको करंट में चेंज करके हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। और ऑल्सो वी हैव सम लिमिटेशंस, उसमें कुछ एरर्स हैं और उन एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम डिफरेंट ऑपरेशन एम्पलीफायर्स और डिफरेंट रेजिस्टिव नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे होते हैं जिससे हम एक्यूरेटली अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं जिसको आप खुद रीड आउट करके इनको आंसर कर सकती है। इनकी एक्सप्लेनेशन है जो कि माइट पॉसिबल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो। तो ये फिर आपका एक तरह से आपकी एक तरह से सेल्फ असेसमेंट होगी कि आपने इस पूरे सेक्शन में चैप्टर 4 में कितना लर्न किया और उसके अगेंस्ट आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इस प्रॉब्लम्स में आपके पास कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है और उसका डाटा दिया हुआ है। आपने सिंपली उन सेक्शंस को फॉलो अप करते हुए इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करना है ताकि आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर 4 को कंक्लूड करेंगे। आई होप कि इस पूरे सेक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी और मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल एग्जांपल्स। आई विश के इस पे कोई एग्जांपल इस पे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर 5 इन द कमिंग रिकॉर्डेड लेक्चर सेशन। तो इसमें हम फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे, वो लॉजिक गेट्स हैं वो फिर आगे हम डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। और इसमें अगर चैप्टर 4 में कोई अगर क्यूरी हो
या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फील फ्री टू आस्क। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।